ये इश्क नहीं आसा, साया एक श्राप का। एपिसोड नंबर 10। अब तक आपने पढ़ा रुद्र का डर और रुद्राक्षी की जिद क्या होगी पूरी, जानना बेहद दिलचस्प होगा। आइए जानते हैं क्या आज तमाशा होता है और क्या रुद्र दे देगा रुद्राक्षी को तलाक। चलिए जानते हैं अब आगे। रुद्र को रात भर नींद नहीं आई। कब सुबह के 4 बज गए उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई सबके लिए दिन नॉर्मल चल रहा था। दिन के 11 बज रहे थे, सब शांत था, लेकिन रुद्र के मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। वामिका जी सोफे पर बैठी बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, हाथों में चाय का कप लिए, आंखों में चश्मा पहने। उनकी निगाहें पेपर्स पर टिकी हुई थी कि तभी दरवाजे पर बेल बजी। जब नौकरानी ने दरवाजा खोला तो सामने ईशा खड़ी थी। ईशा को देखकर नौकरानी एक पल के लिए चौंक गई। जब नौकरानी ने जोर से ईशा बेबी कहकर पुकारा तो सबके कान खड़े हो गए। वामिका जी दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ आई तो वहीं रुद्र ने भी जब ईशा को देखा तो वो भी हैरानी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वामिका जी दौड़ते हुए ईशा के करीब आई। उन्होंने ईशा को झट से गले लगा लिया तो वहीं ईशा ने भी वामिका जी को गले लगाया। वामिका जी मुस्कुराते हुए ईशा को अंदर लेकर आई। जैसे ही ईशा हॉल में बैठी तो उसने देखा मिस्टर सिसोदिया भी आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर आ चुके हैं। ईशा दौड़कर अपने नानू के पास गई और उनके गले लग गई। मिस्टर सिसोदिया ने भी ईशा को ढेर सारा लाड प्यार किया। उन्होंने ईशा को बैठने के लिए कहा तो ईशा चुपचाप बैठकर अपने नानू से बात करने लगी। वामिका जी ईशा को देखकर बहुत खुश थी। आज का ये दिन शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। वहीं रुद्र भी बहुत खुश था। तभी वामिका जी बोली, ईशा सब ठीक तो है ना, तू ऐसे अचानक आ गई। ईशा वामिका जी की तरफ देख कर बोली, हाँ माँ सब ठीक है, वो कल राखी है इसलिए रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने आई हूँ। तभी रुद्र बोला, सच में सब ठीक है ना, किसी को मार पीट कर तो नहीं आई हो जैसे कॉलेज में आती थी। पता चला प्रताप मेंशन में किसी को पीट दिया हो और पति ने निकाल दिया होगा। ईशा बोली, जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ राखी के लिए ही आई हूँ और घर पर सबको पता है कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। रुद्र बोला, कमाल है, तू यहाँ आ गई और तेरे उस खड़ूस पति ने तुझे भेज भी दिया। ये सुन ईशा ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। ईशा बोली, हाँ भेज दिया, मेरे पति को मुझसे बहुत प्यार है। उन्हें पता है कि हर रिश्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है इंसान की लाइफ में। अब हर कोई बदले के लिए रिश्तों को ताक पर तो नहीं रख देता ना। जैसे ही ईशा ने ये कहा तो रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। वह जान चुका था कि ईशा ने उसे जोरदार टॉन्ट मारा है। रुद्र बोला, अपने पति के साथ रह रहकर ताने मारना काफ़ी अच्छे से सीख गई है। लगता है ससुराल वाले काम नहीं करवाते हैं, तभी यही काम सीख चुकी है। ईशा बोली, जब घर में नौकर है तो मैं काम क्यों करूंगी, और वैसे भी मेरा पति बहुत कमाता है, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी रुद्र भी एटीट्यूड के साथ बोला, तभी उसके हॉस्पिटल में चाकरी करती है। ईशा बोली, डॉक्टरी मेरा पेशा है, मेरा शौक है, इसके लिए किसी ने मुझे ज़बरदस्ती नहीं की है। ईशा ने जब ज़बरदस्ती शब्द पर बहुत जोर दिया तो ये सुनकर रुद्र का मुंह बन गया। रुद्र बोला, तुझसे तो बहस करनी ही बेकार है। तभी ईशा बोली, शुरुआत भी मैंने नहीं की थी, चुप रहते तो जवाब भी नहीं मिलता आपको। इतना कहकर ईशा चुप हो गई। तो वहीं वामिका जी उन दोनों को यूं आपस में एक दूसरे को ताना मारते हुए और लड़ता देख सुन रही थी। वामिका जी उन दोनों से बोली, बस करो तुम दोनों लड़ना। रुद्र, ईशा इतने महीनों बाद आई है और शादी के बाद पहली बार आई है, तो कायदे से तुम्हें तमीज़ से पेश आना चाहिए उससे। तभी ईशा बोली, रहने दीजिए माँ, जब तहजीब सिखानी थी तब तो सिखाई नहीं, अब सिखाकर क्या ही फ़ायदा। रुद्र बोला, कुछ ज़्यादा मुंह नहीं चलने लग गया है तेरा। तभी ईशा बोली, क्या करूं, मेरे पति ने सिखा दिया है मुझे कि जवाब कैसे देते हैं। इतना कहकर ईशा चुप हुई तो रुद्र गुस्से से बोला। रुद्र बोला, दिख रहा है वो तो संगति का असर। ईशा बोली, हाँ वैसे ही जैसे आप पर दिखा था, संगति का असर। इतना कहकर ईशा चुप हो गई और ईशा ने जब रुद्र की तरफ देखकर मुंह मोड़ लिया तो मिस्टर सिसोदिया उन दोनों को शांत करते हुए बोले। मिस्टर सिसोदिया बोले, बस करो तुम दोनों लड़ना, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। ईशा बेटा तुम ये बताओ तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं, और अतुल वो कैसा है। ईशा बोली, पापा जी भी बिल्कुल ठीक हैं। तभी मिस्टर सिसोदिया बोले, तो क्या तुम हमारी याद नहीं आती तुझे, इतनी नाराज़ हो गई कि अपने नाना जी से जो मिलने भी नहीं आई इन 7 महीनों में। ईशा बोली, बिजी थी नानू, पर अब आ गई हो ना। मिस्टर सिसोदिया ने ये सुन ईशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मिस्टर सिसोदिया बोली, अब आई है तो आसानी से जाने नहीं दूंगा, कम से कम 1 हफ्ता यहीं रुकेगी। तभी ईशा बोली, नहीं नानू कल चली जाऊंगी, प्रताप मेंशन में भी मेरी पहली राखी है ना, तो रुद्राक्षी भाभी का भी बहुत मन है राखी अच्छे से सेलिब्रेट करने का। तभी वामिका जी बोली, पर तूने तो कहा था तो तू रुद्र को राखी बांधेगी और यहाँ राखी सेलिब्रेट करने के लिए आई है। ईशा बोली, हाँ माँ, अब राखी दिन भर थोड़ी ना होती है, सुबह बांधूंगी फिर चली जाऊंगी अपने घर। तभी वामिका जी बोली,
बेटा ये भी तो तेरा ही घर है। ईशा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, मेरा घर प्रताप मेंशन है जहाँ मेरे पति रहते हैं। तभी रुद्र बोला, उस हिसाब से तो तुम्हारी ननद का घर भी राठौर मेंशन होना चाहिए जहाँ उसका पति रहता है। फिर क्यों अपने भाई के घर में रह रही है वो? ईशा बोली, इसमें बहुत फर्क है आप में और अद्वैत में, और प्लीज मेरे रिश्ते को अपने रिश्ते के साथ कंपेयर करना बंद करिए भाई। रुद्र बोला, क्यों बंद करूं? जब दोनों ही रिश्ते शुरू ही एक मकसद पर हुए थे तो मैं कंपेयर करना बंद क्यों करूं? ईशा बोली, यह आपकी सोच है कि दोनों ही रिश्ते एक ही मकसद से शुरू हुए थे। आपका रिश्ता बदले की शुरुआत से शुरू हुआ था, जबकि मेरा रिश्ता बहुत पहले से ही अद्वैत के साथ था, और वो भी प्यार का रिश्ता। खैर, आपसे तो बहस करना ही बेकार है, क्योंकि आपको अपनी बातें ज़्यादा सही लगती हैं, दूसरों की बातें गलत। तो मैं आपसे बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, और ना ही मुझ में इतनी कैपेसिटी है। तभी रुद्र बोला, खैर मैं जा रहा हूँ कंपनी, यहाँ रहूँगा तो माँ तुम्हारी बेटी ना बातें सुना सुना कर मार देगी। ईशा बोली, बहुत अच्छी बात है ये तो, जाओ जाओ, आपकी कंपनी को वैसे भी बहुत ज़रूरत है। वैसे भी मेरे पति को काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, कहीं आपकी कंपनी का दिवाला ना निकल जाए इससे, आपका जाना तो बनता भी है। रुद्र बोला, अपने पति का गुणगान गाना बंद कर, और रही बात नए प्रोजेक्ट की, तो मुझे भी काफ़ी नए प्रोजेक्ट मिले हैं, मैं आज भी इंडिया का टॉप बिजनेसमैन हूँ। ईशा एटीट्यूड के साथ बोली, पर पहले नंबर पर तो नहीं हो ना, पहले नंबर पर मेरा पति है। रुद्र बोला, वो तो इसलिए क्योंकि मैंने उस बेचारे बच्चे को एक मौका दे दिया था, नहीं तो नंबर 1 का टैग तो हमेशा मेरा ही है, बस इस साल तेरे पति को मिल गया, पर आगे नहीं मिलेगा। ईशा बोली, देखते हैं। वामिका जी बोली, तुम दोनों फिर बहस में लग गए आपस में। ईशा, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम रुद्र से? वो भाई है तुम्हारा, और क्या तुम दोनों के बीच में अद्वैत को लेकर आ रहे हो तुम? रुद्र, वो जमाई है इस घर का, तो थोड़ा तहजीब से बात करो। रुद्र बोला, जवाई होंगे आप लोगों के, मेरा वो कुछ नहीं लगता। तभी ईशा बोली, अद्वैत लगते तो आपके काफ़ी कुछ हैं भाई, जीजा हैं, अच्छे से बात करिए, अपने पति के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। रुद्र अपनी आंखों को होल्ड करते हुए सीरियस तरीके से देख कर बोला, तो इस हिसाब से तो मैं भी काफ़ी कुछ लगता हूँ तुम्हारे पति का, तो बेहतर होगा कि तू भी अपने दिमाग में ये बात घुसा ले। ईशा बोली, माँ अपने बेटे को समझा लो, मैं अपने पति की बुराई सुनने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। वामिका जी ने ये सुना तो उन्होंने एक नज़र रुद्र पर डाली। रुद्र चुप हो गया और चुपचाप बहुत सीधे तरीके से अपने कमरे में चला गया। हालांकि ईशा शांति से सब कुछ देख रही थी, लेकिन ईशा के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। वामिका जी ईशा से काफ़ी सारी बातें कर रही थी, तो वहीं ईशा भी वामिका जी से नॉर्मल बातचीत कर रही थी। मिस्टर सिसोदिया के साथ उसका अच्छा रिलेशन था, इसलिए ज़्यादा चटपटी गॉसिप वो मिस्टर सिसोदिया के साथ ही कर रही थी। ये देखकर वामिका जी के चेहरे पर मुस्कान थी। वामिका जी बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर होने वाला था, और वो क्या है ये तो सिर्फ समय के गर्भ में छिपा है। दिन बीता, अगला दिन आया जिस दिन रक्षाबंधन था। सुबह सुबह ही रुद्राक्षी का फोन ईशा के लिए आ चुका था कि अद्वैत उसे लेने आएगा। रुद्राक्षी बेसब्री से ईशा का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस बार सिर्फ रुद्राक्षी ही नहीं बल्कि रिद्धि भी अपने पूरे परिवार के साथ प्रताप मेंशन आई हुई थी। ध्रुव और अद्वैत दोनों ही प्रताप मेंशन में बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में अद्वैत ईशा को लेने के लिए राठौर मेंशन के लिए निकल गया। वही रिद्धि और रुद्राक्षी अब ईशा का वेट कर रहे थे कि कब ईशा आए और कब वो लोग राखी बांधे। तो वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में वामिका जी ने सारी तैयारी कर दी थी। रुद्र बहुत खुश था, लेकिन अपनी खुशी को दिखा नहीं रहा था। सुबह सुबह सबसे पहले तैयार होकर रुद्र जब हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हॉल में सिर्फ वामिका जी बाकी तैयारियों में लगी हुई हैं। रुद्र ने जब वामिका जी से ये पूछा कि ईशा कहाँ है, तो वामिका जी ने उस कमरे की तरफ इशारा कर दिया जहाँ बचपन में ईशा और रुद्र खेला करते थे। उनकी बचपन की यादें, उनके खिलौने, सब कुछ उस कमरे में मौजूद था। रुद्र मुस्कुराकर उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि ईशा कमरे में बैठी चुपचाप खिलौनों के साथ लगी हुई है, मानो किसी गहरी सोच में डूब रखी हो। रुद्र चुपचाप कमरे में आया तो उसने देखा कि ईशा खिलौने के साथ खेल रही थी। वो चुपचाप ईशा के बगल में बैठ गया। ईशा ने महसूस किया कि रुद्र उसके बगल में बैठा हुआ है। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही ईशा ने बातचीत की शुरुआत करी। ईशा बोली, ये डॉल हाउस याद है भाई आपको? रुद्र बोला, इस डॉल हाउस को कैसे भूल सकता हूँ, इसके लिए तो तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड अवंतिका से तक लड़ाई कर डाली थी, और ऐसी लड़ाई कि आज तक एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। तभी ईशा बोली, हाँ ये डॉल हाउस मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, अभी भी और हमेशा रहेगा। रुद्र बोला, जानता हूँ, ये डॉल हाउस मैंने तुझे तेरे बर्थडे पे दिया था, बिना माँ से एक भी पैसा मांगे। अपने साल भर के पिगी बैंक के पैसों को जोड़ जोड़ कर ये डॉल हाउस लिया था मैंने। ईशा बोली, हाँ, और ये मिलने के बाद मैं कितना खुश हुई थी, कितना हंसी थी मैं उस दिन और नाचने लगी थी। रुद्र बोला, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ। ईशा बोली, आपने हमेशा मेरी सारी विश पूरी की हैं। रुद्र बोला, हाँ, क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है। ये सुन ईशा बोली, तो क्या अगर मैं आपको ये बताती कि मैं अद्वैत से प्यार करती हूँ तो क्या आप मेरी शादी अद्वैत से कराते?
रुद्र ने जैसे ही ये सुना तो उसका चेहरा एकदम से कठोर पड़ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वहीं ईशा रुद्र को यूं चुप देख बिना उसकी तरफ देख कर बोली। ईशा बोली, जानते हो भाई, इन 7 महीनों में मैंने इस बात को हर पल सोचा तो मेरे दिमाग में 2 थॉट बने। पहला कि मुझे इस तरीके से शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर दूसरा थॉट ये बना कि अगर मैं ऐसे शादी नहीं करती तो मेरा हाल शायद माँ जैसा हो जाता। जैसे उन्हें उनका प्यार नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिलता। उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिला जिन्होंने उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बनाकर रख दी। मैं जानती हूँ आप मेरे और अद्वैत के रिश्ते के लिए कभी खुश नहीं थे। आपने हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं माना, पर फिर भी मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं आपकी पसंद से शादी कर लेती और मैं उस रिश्ते में खुश नहीं रहती तो तब आप क्या करते? क्या खुद को माफ़ कर पाते? रुद्र बोला, शायद नहीं। मैंने भी काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया है वैसे इन 7 महीनों में। ईशा ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। जैसे कि क्या? रुद्र बोला, जैसे कि अद्वैत और तेरा रिश्ता। अगर मैं जिद में तेरी शादी किसी और से करा देता तो शायद तू खुश नहीं रहती जितनी खुश अभी है। अद्वैत के साथ मेरी चाहे कितनी भी अनबन क्यों ना हो, पर मुझे इस बात की तसल्ली है कि अद्वैत एक सही जीवन साथी है। तभी ईशा बोली, और आप? क्या आप सही जीवन साथी हो भाई? रुद्र बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तेरे कहने का मतलब क्या है? ईशा बोली, मेरे कहने का मतलब इतना है कि क्या रुद्राक्षी भाभी ये डिजर्व करती थी जो उनके साथ हुआ, जो आपने उनके साथ किया? अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो क्या आप सहन कर पाते? भाई अद्वैत चाहता तो मुझसे आपकी दुश्मनी निकाल सकता था और ये गलत भी नहीं होता, क्योंकि उसने मुझसे दुश्मनी नहीं निभाई बल्कि मुझसे बेइंतहा प्यार किया। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, और अब तो मुझे एक और वजह मिल गई है इस रिश्ते को और भी गहराई में प्यार करने की। जानते हैं वो वजह क्या है? इतना कहकर ईशा ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और धीरे से बोली। ईशा बोली, ये है वो वजह। अद्वैत और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। आप मामा बनने वाले हैं भाई। रुद्र ने जब ईशा के मुंह से अद्वैत की तारीफ और ईशा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा इमोशनल हो गया और इमोशनल होते हुए बोला, क्या सचमुच मैं मामा बनने वाला हूँ? ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई। ये सुनकर तो रुद्र की आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल आए। वो रोते हुए बोला। रुद्र बोला, ये बेस्ट न्यूज़ है आज की। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनने के बाद कि मेरा भांजा या भांजी आने वाला है। मैं तो खुशी के मारे नाचने लगूं। आज तुझे जो चाहिए मैं वो सब कुछ निछावर कर दूंगा तुझ पर। इतना खुश हूँ मैं। ईशा के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान आ गई। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। उन दोनों के बीच हो रही बातचीत का रुख अचानक टूट गया। रुद्र ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ वामिका जी थी। वामिका जी की ओर देखकर रुद्र बोला, माँ आप आइए ना। वामिका जी बोली, बेटा रक्षाबंधन का मुहूर्त बीता जा रहा है, ईशा को घर भी जाना है, अद्वैत उसे लेने आया है। जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। रुद्र बोला, अद्वैत हमारे घर आया है? ये सुन तो ईशा भी थोड़ा शॉक्ड हो चुकी थी। वो जानती थी कि अद्वैत तो कभी राठौर मेंशन नहीं आ सकता, पर वामिका जी ऐसा क्यों कह रही है कि अद्वैत आया हुआ है? तभी ईशा बोली, अद्वैत घर पे आए हुए हैं? वामिका जी बोली, नहीं नहीं, घर के अंदर नहीं आया है, वो बाहर ईशा का वेट कर रहा है। ईशा चलो रुद्र को राखी बांध लो। इतना कहकर वामिका जी चुप हो गई, और जैसे ही वामिका जी ने ये कहा तो ईशा ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप उठकर बाहर हॉल में चली गई। वहीं रुद्र भी ये ऑब्जर्व कर रहा था कि वामिका जी थोड़ा उदास है। वो समझ चुका था कि वो किस लिए उदास है। अद्वैत का ईशा से जुड़े किसी भी रिश्ते को ना अपनाना रुद्र को भी खल रहा था। सभी लोग बाहर पहुंचे, वहां तैयारी हो चुकी थी। ईशा ने रुद्र को तिलक लगाया और फिर उसके बाद उसकी आरती उतार कर उसे राखी बांधी और मिठाई खिलाई। सभी लोग ये दृश्य देखकर बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश थी वामिका जी। तभी रुद्र ने ईशा की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगी। मुझे लगा था शायद मैंने अपनी गलतियों के कारण ये रिश्ता भी खो दिया, पर मुझे खुशी है कि तू इस रिश्ते को नहीं भूली और ये राखी मुझे हमेशा याद रहेगी। आज तुझे जो चाहिए मैं तुझे वो दूंगा। बता क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि आज मुझे एक नहीं 2 खुशियाँ मिली हैं। एक खुशी मेरी बहन ने मुझे माफ़ कर दिया और दूसरी खुशी मैं मामा बनने वाला हूँ। ये दोनों ही खुशियाँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तभी ईशा बोली, नहीं भाई, मैंने आपको माफ़ नहीं किया है। हाँ, मैं यहाँ अपने इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका देने आई हूँ। आपके लिए मेरी जो भी अहमियत हो मुझे नहीं पता। रुद्र बोला, ये कैसी बात कर रही है ईशा? तू मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, मेरे खुद के वजूद से भी ज़्यादा, और मैं तेरी माफ़ी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू बता मुझे क्या करना है जिससे तू मुझे माफ़ कर दे। अब तो तेरे और अद्वैत के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अब मुझसे ये नाराज़गी क्यों ईशा? ईशा बोली, मेरे और अद्वैत के बीच सब ठीक हो चुका है भाई, लेकिन किसी और की ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है। उसकी नाराज़गी का क्या, उसके दुख का क्या? आप मेरे भाई हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उस रिश्ते का क्या जो मुझसे काफ़ी गहराई से जुड़ चुका है?
उसकी खुशी का क्या? जब जब रुद्राक्षी भाभी को देखती हूँ तब तब मुझे बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मैं खुदगर्ज हूँ। खुद की खुशियाँ तो जी रही हूँ पर किसी और की खुशियों का कत्ल कर चुकी हूँ। रुद्र बोला, तू ऐसा क्यों सोच रही है ईशा? वैसे भी हम दोनों का रिश्ता तुम दोनों के रिश्ते से काफ़ी अलग है। ईशा बोली, वही तो भाई, आप दोनों का रिश्ता मेरे और अद्वैत के रिश्ते से काफ़ी अलग है, जिसे मैं चाह कर भी सही नहीं कर पा रही हूँ। रुद्र बोला, तो तू क्या चाहती है ईशा? मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ और इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रुद्राक्षी से इस बारे में बात भी की है। ईशा बोली, और भाभी की इच्छा का क्या? उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या वो भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हैं? जैसे ही रुद्र ने यह सुना तो उसने चुप्पी साध ली। उसे कुछ ना बोलता देख ईशा फिर बोली। ईशा बोली, भाई आप पहले भी किसी और की इच्छा का मान ना रखकर काफ़ी कुछ खो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा से वही परिस्थितियां दोहराई जाएं। रुद्र बोला, तो मैं क्या करूं? तू बता, क्या चाहती है तू? रुद्र की ये बात सुन ईशा थोड़ा गंभीर हो गई। तो वही वामिका जी भी रुद्र की इस बात का समर्थन करते हुए बोली। वामिका जी बोली, हाँ ईशा, मैं रुद्र की बात से एग्री करती हूँ। हम सब खुद को एक मौका देना चाहते हैं, पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका, सब कुछ ठीक करने का मौका। बस एक बार हमें माफ़ कर दे। रुद्र बोला, हाँ, मुझे सिर्फ मेरी बहन की माफ़ी चाहिए। मुझे मेरी वही पुरानी ईशा वापस चाहिए जो मुझसे लड़ती झगड़ती, खिलखिलाती, हंसती रहती थी, मुझसे ढेर सारी बातें करती थी। मुझे मेरी वही ईशा चाहिए। जैसे ही ईशा ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, पर कोई भाव नहीं था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर वामिका जी, रुद्र और मिस्टर सिसोदिया तीनों की तरफ देखते हुए बोली। ईशा बोली, मैं आप सबको माफ़ कर दूंगी, बस मेरी एक और लास्ट विश पूरी कर दीजिए भाई। रुद्र बोला, लास्ट विश? ईशा बोली, हाँ, इस विश के बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं, आई प्रॉमिस। रुद्र बोला, तुझे हक है ईशा हमेशा मुझसे हर चीज़ मांगने का, इसलिए पहला और आखिरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ईशा बोली, नहीं भाई, शायद ये मांगने के बाद मैं कुछ भी मांगने का हक ना रख पाऊँ, मुझे सिर्फ यही चाहिए। रुद्र बोला, क्या चाहिए तुझे? बता, मैं तुझे सब दूंगा। रुद्र की ये बात सुन ईशा अपने सामान के साथ, जो कि वो प्रताप मेंशन लेकर आई थी, उसमें से अपने बैग में से एक एनवलप निकाल कर लाई। वही वामिका जी और रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मिस्टर सिसोदिया थोड़ा हैरानी से कुछ सोचते हुए समझ चुके थे, पर उन्हें डाउट था कि जो वो समझ रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं या फिर गलत। इसलिए वो भी बिल्कुल चुपचाप थे, ईशा के हर मूवमेंट को नोटिस करने लगे। ईशा धीरे से रुद्र के करीब आई और फिर उस एनवलप को रुद्र के हाथों में देती हुई बोली। ईशा बोली, आप जानना चाहते थे ना भाई कि मुझे राखी में क्या गिफ्ट चाहिए? तो मुझे ये गिफ्ट चाहिए भाई आपसे। जैसे ही रुद्र ने उस एनवलप को देखा तो उसने चुपचाप उस एनवलप को खोला। रुद्र उस एनवलप को देखकर चिंता के भाव में डूब चुका था। वामिका जी ने रुद्र को यूँ चिंतित देखा तो उन्होंने उस एनवलप के अंदर जो था उसे रुद्र के हाथों से लेते हुए देखा तो वो भी थोड़ा शॉक्ड हो चुकी थी। वामिका जी ने रुद्र को यूँ चिंतित देखा तो उन्होंने उस एनवलप के अंदर देखा जो उसे रुद्र के हाथों में था। उन्होंने रुद्र के हाथों से वो लिया और वो थोड़ा शॉक्ड होकर बोली। वामिका जी बोली, तलाक के पेपर? रुद्र और रुद्राक्षी के? ईशा, ये क्या करने जा रही है तू? ईशा बोली, जो भी कर रही हूँ सही कह रही हूँ माँ, बस भाई मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं अपनी नंद और अपनी भाभी को ये वादा करके आई हूँ कि मैं उन्हें इस रिश्ते में बांधते वक्त तो नहीं बचा पाई, लेकिन इस अनचाहे रिश्ते से उन्हें ज़रूर निकालूंगी। तभी रुद्र बोला, नहीं ईशा, अगर मैंने इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स कर दिए तो मैं इस जन्म में तो क्या, आने वाले किसी भी जन्म में रुद्राक्षी को नहीं पा पाऊंगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी ईशा बोली, आपको ऐसा करना होगा भाई। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और सचमुच मेरी बातों की आपकी नज़रों में कोई वैल्यू है तो आप इन पेपर्स पर सिग्नेचर करेंगे। मैं भाभी को वादा करके आई हूँ कि मैं उनके इस फैसले में उनके साथ हूँ। तभी रुद्र बोला, ईशा, तुम मेरी बहन है और तू अपने भाई का घर टूटते हुए कैसे देख सकती है? ईशा बोली, आपकी बहन हूँ इसलिए कह रही हूँ भाई, भाभी आपके साथ खुश नहीं रह सकती। रुद्र बोला, तू एक बार मौका तो देकर देख। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, पर मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं रुद्राक्षी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, किसी को दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन मुझे पछतावा है अपनी गलती का। रुद्र सिंह राठौर ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है और वो एक ही इंसान से नफरत भी की है। वो इंसान सिर्फ रुद्राक्षी सिंह राठौर है, जो मेरी बीवी है, जिसे मैं किसी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी ईशा बोली, और क्या भाभी आपके पास आना चाहती है? कभी आपने उनकी सुनी भाई कि वो क्या चाहती हैं? क्या वो आपके साथ रहना चाहती हैं? रुद्र बोला, पर मैं तो रहना चाहता हूँ ना, और मैं रुद्राक्षी को मनाने की वो हर सारी कोशिश करूँगा जिससे वो मेरी हो जाए और मुझे माफ़ कर दे। रुद्र के इस तरीके से अपने दिल की बात रखने पर वामिका जी काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रही थी, क्योंकि जो वो चाहती थी वो हो रहा था। वहीं रुद्र को पछतावा हो रहा था और वो रुद्राक्षी के लिए सीरियस हो रखा था।
वहीं जैसे ही रुद्र ने ये कहा कि तभी एक आवाज सभी को दरवाजे पर सुनाई दी। दरवाजे पर अद्वैत खड़ा था, फॉर्मल कपड़ों में, आंखों में चश्मा लगाए। अद्वैत जोर से बोला। जैसे ही सबकी निगाहें उस ओर टिक गई, अद्वैत धीरे धीरे कदमों से अंदर आया और बोला। अद्वैत बोला, तुम्हारी कोशिशें बेकार है रुद्र सिंह राठौर। मेरी बहन कभी भी उस इंसान को माफ नहीं कर सकती जो उसे धोखा और फरेब दे। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोशिश कामयाब होने वाली है। तभी रुद्र बोला, क्या तुम भूल रहे हो, मैं रुद्र सिंह राठौर हूँ। जो चाहता हूँ उसे अपने हक में हासिल कर ही लेता हूँ। अद्वैत बोला, शायद तुम मेरी बहन को नहीं जानते हो। जो वो चाहती है उसे वो पूरा करके रहती है। उसने तय कर लिया है कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुम्हारे साथ रहने से मजबूर नहीं कर सकती। तभी रुद्र बोला, मैं आग लगा दूंगा ऐसी दुनिया को, पर रुद्राक्षी को तो मैं अपने हक में शामिल करके रहूंगा। अद्वैत बोला, इतना कॉन्फिडेंस? रुद्र बोला, हाँ, मुझे खुद पर बहुत भरोसा है, पर शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अद्वैत मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे तुम पर एक रत्ती भरोसा नहीं है, इसलिए तो अपनी बीवी को लेने आ गया। क्या पता जैसा फरेब मेरी बहन के साथ किया हो वैसे ही अपनी बहन के साथ कर लेते तो। रुद्र बोला, ताना मारने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। अद्वैत बोला, तुम अपनी आदत सुधार लो, मैं भी सुधार लूंगा। रुद्र और अद्वैत के बीच में बातों का युद्ध शुरू हो चुका था। तभी ईशा उन दोनों को यूं लड़ता हुआ देख दोनों के बीच में ही आकर बोली। ईशा बोली, बस करिए आप दोनों, यहाँ पर भी लड़ाई शुरू हो गई। अद्वैत चलिए, घर में हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे। तभी अद्वैत बोला, 1 मिनट ईशा, मैं बात कर रहा हूँ ना अपने साले साहब से। रुद्र बोला, सही कहा तुमने, जैसे तुम बात कर रहे हो वैसे ही मैं भी बात कर रहा हूँ अपने साले से, इकलौता साला। तभी अद्वैत बोला, मैं तुम्हारा इकलौता साला नहीं हूँ, शायद तुम भूल रहे हो, मेरा एक और भाई है ध्रुव, पर तुम मेरे इकलौते साले हो। उस हिसाब से तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, आखिर मैं तुम्हारा जीजा हूँ। रुद्र बोला, और मैं तुमसे उम्र में भी और रिश्ते में भी दोनों में बड़ा हूँ, तो कायदे से तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए अद्वैत प्रताप सिंह। अद्वैत बोला, बाजी इस समय मेरे पास है। रुद्र बोला, यही तो मसला है, पर अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम अपना ये एटीट्यूड दिखाकर मुझे उकसाओगे तो भूलो मत अद्वैत प्रताप सिंह, मैं रुद्र सिंह राठौर हूँ। अर्श से फर्श पर लाने पर मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। तुम्हारी बहन को कब तुम्हारे घर से उठा कर ले आऊँगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम बस यही सोचते रह जाओगे कि तुमने आखिर उसे बचाने में कहाँ कमी छोड़ दी। अद्वैत बोला, अच्छा ठीक है, ले जाओ मेरी बहन को, मैं भी देखता हूँ कैसे ले जाते हो। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, सचमुच? तो तैयारी शुरू कर दीजिए माँ अपनी बहू के गृह प्रवेश की, क्योंकि आपका बेटा जल्द ही आपके सपने को सच करने वाला है। आप अपने बेटे को खुश देखना चाहते थे ना, तो मेरी बीवी और इस घर की बहू घर आने वाली है। तभी अद्वैत एटीट्यूड के साथ बोला, हाँ हाँ करिए ना, सारी तैयारियां करिए, पर ध्यान रखिएगा तैयारी करते करते कहीं आपका बेटा दोबारा से फरेब की चपेट में ना आ जाए। और वैसे भी मेरी बहन को ब्लैकमेल करके डरा धमका कर अगर अपने पास ले भी आए तो कितने ही दिन रख पाओगे अपने पास। फरेब का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता, एग्जाम्पल तो तुम अपना देख ही चुके हो। रिश्ते प्यार से बनते हैं, विश्वास से बनते हैं, और सबसे बड़ी बात इज्जत से बनते हैं, जैसा मेरा और ईशा का है। अगर तुम्हारा रुद्राक्षी का रिश्ता ऐसा बन गया ना, तो कसम खाकर कहता हूँ अपनी बहन की शादी भरे समाज में तुम्हारे साथ दोबारा करवाऊंगा। तभी रुद्र एटीट्यूड के साथ बोला, सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर रुद्राक्षी खुद तुमसे कहेगी कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है और सब कुछ ठीक करना चाहती है, अपने रिश्ते को मौका देना चाहती है, और तलाक के कागज़ को वो खुद तुम्हारे सामने फाड़ेगी। तो तुम भी तैयारी शुरू कर दो अपनी बहन को अच्छे से विदा करने की। रुद्र के इस तरीके के स्वभाव को देखकर अद्वैत घूर कर उसे देख रहा था। उन दोनों को एक बार फिर से आमने सामने देख ईशा फिर घबरा चुकी थी। अद्वैत ने जब रुद्र के मुंह से ये सुना कि वो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी खुद अपने हाथों से रुद्र के साथ करवाएगा, तो वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। अद्वैत बोला, तो 2 दिन के बाद मेरी बहन को वापस इस घर में लाने का प्लान कैंसिल? रुद्र बोला, बिल्कुल नहीं, किसने कहा प्लान कैंसिल? अद्वैत बोला, अभी तुमने ही तो कहा था कि विदाई की तैयारी शुरू कर दो। तो विदाई तो तब होगी ना जब लड़की मायके में हो। रुद्र बोला, इस गलतफहमी में मत रहना, जैसे जानता नहीं हूँ मैं तुम्हें, मैनिपुलेशन में ना तुमने PhD हासिल की हुई है। मेरी बहन को मैनिपुलेट करके उससे शादी कर ली, तुम्हारा क्या भरोसा, मेरी बीवी को भी मैनिपुलेट कर दो। अद्वैत बोला, अच्छा लगा साले साहब कि आपको ये देख कर कि जीजा का खौफ कितना है आपके अंदर। रुद्र बोला, कद्दू खौफ है तुम्हारा, बस तुम्हारे रंग ढंग से अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है जो 2 दिन के बाद इस घर में आएगी, और 1 महीने बाद जैसा कि तुमने ज़ुबान दी है कि तुम खुद अपनी बहन की शादी दोबारा मेरे साथ करवाओगे, तो मैं उस विदाई की बात कर रहा हूँ। अद्वैत बोला, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। रुद्र बोला, कैसी शर्त? अद्वैत बोला, इस 1 महीने में बिना किसी फरेब के, बिना किसी धोखे के, ईमानदारी से तुम्हें अपने सारे रिश्ते, सारे कर्तव्य सब निभाना होगा, और अगर मेरी बहन फिर भी तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर देगी
तो तुम चुपचाप तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर्स करोगे और उसे झूठे दिखावे से भरे रिश्ते से आज़ाद करोगे। और 1 महीने बाद शादी तो होगी, मैं अपनी बहन का कन्यादान भी करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, उस इंसान के साथ जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया है। रुद्र बोला, और किसे पसंद किया है तुमने मेरी बीवी के लिए, ज़रा बताओगे मुझे? अद्वैत बोला, वो जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। रुद्र बोला, बिल्कुल ज़रूरी है। मेरी बीवी की दूसरी शादी की बात कर रहे हो तुम, और मैं जानूँ भी नहीं कि कौन है वो जिसे मेरी बीवी पसंद आ गई। अद्वैत बोला, लड़कों की कमी नहीं है। इतना कहकर अद्वैत मुस्कुराते हुए वहाँ से ईशा का हाथ पकड़कर चुपचाप चला गया। तभी रुद्र बोला, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे अद्वैत प्रताप सिंह। अद्वैत जाते जाते मुस्कुरा कर बोला, डाइवोर्स के पेपर्स को संभाल कर रखना, 1 महीने बाद काम आएंगे ये तुम्हारे। रुद्र बोला, डाइवोर्स माय फुट, तुम तैयार रहना, अच्छे से खातिरदारी करवाऊंगा अपनी शादी के दिन तुमसे। अद्वैत हंसते हुए बोला, तुम्हारे सपनों में रुद्र सिंह राठौर, तुम ये शर्त बहुत जल्दी हारने वाले हो। रुद्र भी गुस्से से बोला, देखते हैं कौन शर्त हारता है। फिलहाल तो 2 दिन के अंदर अंदर मेरी बीवी मेरे पास होगी, देख लेना तुम। इतना कहकर रुद्र चुप हो गया और पैर पटकता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। तो वहीं वामिका जी और मिस्टर सिसोदिया दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। मिस्टर सिसोदिया और वामिका जी ने दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर कंधे को कुचाते हुए अपने सर पर हाथ रख दिया। तभी वामिका जी बोली, पापा अब मुझे डर लग रहा है, ये दोनों फिर से एक दूसरे के सामने सामने आ गए हैं, और जब जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो तब तब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है दोनों ही परिवारों पर। तभी मिस्टर सिसोदिया ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोले, मेरा तो बीपी लो हो रहा है। हे भगवान, ये देखने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? क्या मैंने इतने पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? तभी वामिका जी बोली, बस करिए पापा अपना ये वाला ड्रामा, जब देखो हे भगवान लगे रहते हैं। मुझे इस बारे में अतुल से बात करनी होगी। तभी मिस्टर सिसोदिया बोले, और तुम्हें लगता है वो तुमसे बात करेगा? वामिका जी बोली, ऑफ कोर्स करेगा, आखिर समधन हूँ मैं उसकी, ऐसे कैसे नहीं करेगा। तभी मिस्टर सिसोदिया बोले, ट्राई करके देख लो बेटा, वैसे भी अद्वैत उसी का बेटा है। अद्वैत की जिद तो तुम देख ही चुकी हो, इसी बहाने अतुल की जिद भी एक बार फिर देखने को मिल जाएगी। तभी वामिका जी बोली, आप मुझे अंडर एस्टिमेट ले रहे हैं पापा, आपको क्या लगता है मैं अतुल से बात नहीं कर सकती? तभी मिस्टर सिसोदिया बोले, हाँ लगता तो यही है, क्योंकि अगर तुम्हें उससे बात करनी होती तो तुम इन 7 महीनों में कर चुकी होती, लेकिन तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं हुई उससे इन 7 महीनों में बात करने की। तभी वामिका जी बोली, अपने बच्चों के लिए कभी कभी कुछ तो करना ही पड़ता है। तभी मिस्टर सिसोदिया बोले, देख लो, ट्राई कर लो, वैसे भी मैं तुम दोनों माँ बेटों के बीच में नहीं बोलने वाला हूँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर मिस्टर सिसोदिया चुपचाप अपने कमरे में चले गए। तो वहीं वामिका जी भी अपने कमरे में चली गई। वहीं अद्वैत ईशा के साथ घर के लिए निकल चुका था। तो वहीं गाड़ी में ईशा अद्वैत को घूर कर देख रही थी। अद्वैत ने घूरती हुई नज़रों को अपनी ऊपर पाया तो अद्वैत बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कच्चा खा जाओगी? ईशा बोली, मन तो खाने का ही कर रहा है, पर क्या करूं, वेजिटेरियन हूं ना, खा नहीं सकती तुम्हें। अद्वैत बोला, वेरी फनी, वैसे भी आजकल काफ़ी कांड चल रहे हैं, पति को मार के दफनाने के, खाने में जहर डालने के। ईशा बोली, कैसा हो अगर उसी में तुम्हारा नाम भी शामिल हो जाए तो? अद्वैत बोला, मैं वीडियो बना कर जाऊंगा कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर मेरी जायदाद को हथियाने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। तभी ईशा बोली, बहुत बकवास कर रहे हो तुम अद्वैत, और अंदर क्या बकवास बातें करके आए हो तुम? मैं सारा मामला सही कर चुकी थी ना भाई, चुपचाप सिग्नेचर्स कर देते। तभी अद्वैत बोला, तुम्हारा खड़ूस भाई सिग्नेचर करता? सीरियसली ईशा, इतने साल अपने भाई के साथ रहकर तुम अपने भाई को नहीं पहचानती। मैंने उस इंसान के साथ सिर्फ 3 महीने काम किया है, और मैं इन 3 महीनों में उस इंसान को अच्छे से पहचान चुका हूँ कि वो कैसा इंसान है। ईशा बोली, तुम बार बार मेरे भाई की बेइज्जती क्यों करते हो? मानती हूँ उन्होंने बहुत सी गलतियाँ की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें राइट मिल जाएगा मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलने का। अद्वैत बोला, अभी तुम खुद बोल रही थी, और मैं बोलूँ तो तुम्हें चिढ़ हो रही है, मैं क्या करूँ तुम ही बता दो। ईशा बोली, तुम कुछ मत करो, वैसे भी बहुत कुछ कर चुके हो तुम। अब घर जाकर रुद्राक्षी भाभी को जवाब भी दे देना कि तुमने यहाँ क्या रायता फैलाया है, क्योंकि मैं तो यहाँ की एक एक बात भाभी को बताने वाली हूँ। अभी अद्वैत बोला, भाभी नहीं है मेरी बहन तुम्हारी। ईशा बोली, अच्छा कहाँ से नहीं है, जरा बताओगे? क्योंकि पेपर्स पर सिग्नेचर्स तो तुमने करने ही नहीं दिए, उस हिसाब से भाभी है वो अभी भी मेरी, और तुम जानते नहीं हो भाई को, उन्होंने कहा है वो 2 दिन में भाभी को वो लेकर आएंगे तो लेकर आएंगे, फिर चाहे तुम कुछ कर लो।
अद्वैत बोला, मैं भी देखता हूँ 2 दिन में कैसे लेकर आता है। ईशा बोली, मैं तुम्हारे और भाई के बीच में फंसी हुई हूँ। आज के काम के बाद मुझसे कोई एक्सेप्टेशंस मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। अब सारा रायता तुमने फैलाया है तो उसी को तुम समेटोगे। बट आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं भाभी को तुम्हारी सारी करतूत बताऊंगी। अद्वैत बोला, हाँ हाँ सही है, अब अपने भाई के आगे पति तो बुरा लगेगा ही। सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ईशा बोली, ऐसा है ना मिस्टर अद्वैत प्रताप सिंह, ज़्यादा बोलो मत तुम, नहीं तो जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें भी न तलाक का नोटिस मिलना चाहिए था। मैं कहती हूँ कि मिल ही जाना चाहिए, कम से कम अपने भाई के घर में सुख से तो रहूंगी। अद्वैत बोला, हाँ मेरे घर में तो पत्थर तुड़वा रहे हैं तुमसे। ईशा बोली, तुम्हारा बस चले तो तुम तो वो भी तुड़वा दो। अद्वैत बोला, ठीक है लग जाना काम पर इस बार। ईशा बोली, अद्वैत तुम बहुत बुरे हो। अद्वैत बोला, हाँ जैसे तुम कितनी अच्छी हो ना, जैसा तुम्हारा भाई जब टपर टपर बोल रहा था तब तो तुमने कुछ नहीं कहा अपने भाई के खिलाफ, यहाँ आकर मुझे सुनाए जा रही हो। सही कहा है लोगों ने, शादी के बाद ना सब बदल जाता है, और सबसे ज़्यादा बदलती हैं ये बीवियाँ। ईशा बोली, हाँ हाँ, और तुम तो जैसे बदले ही नहीं हो, शादी से पहले कैसे थे और शादी के बाद कैसे हो गए हो तुम। अद्वैत बोला, बोलो ज़रा, बताओ तो कैसा था, मैं जानना चाहता हूँ। ईशा बोली, देखो तुम ना मुझसे लड़ना मत, ठीक है ना, वैसे ही बहुत लड़ चुकी हूँ मैं तुमसे, अब बस करो अपना ये ड्रामा। अद्वैत बोला, हाँ जब से शादी हो रही है तब से लड़ती ही तो रहती हो, रोमांस ढेर सारा प्यार तो बहुत कम ही कर दिया है तुमने वैसे भी। ईशा बोली, हाँ हाँ बिना रोमांस के ही तो हो रहा है ना ये, है ना। तभी अद्वैत बोला, तुम बार बार बीच में हमारे बच्चे को क्यों लेकर आ जा रही हो ईशा। तो वहीं ईशा घूरते हुए अद्वैत की तरफ देख कर बोली। ईशा बोली, तो क्या गलत कहा है मैंने, बिना रोमांस के आया है क्या ये। इतना कहकर ईशा गुस्से से उसे घूरने लगी। तो वहीं ये सुनकर अद्वैत एटीट्यूड के साथ अपने मुंह को आड़े तिरछे करते हुए चुपचाप ईशा को ही देख रहा था। तो वहीं ईशा ने भी गुस्से में अपनी नाक को फुलाते हुए अद्वैत की तरफ देखा। काफ़ी देर तक गाड़ी में शांति रही। वो दोनों ही प्रताप मैंशन पहुंच चुके थे। जैसे ही गाड़ी घर पहुंची तो ईशा और अद्वैत दोनों ही आराम से उतरकर सीधे घर के अंदर आ गए। वहीं रुद्राक्षी और रिद्धि उन दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। जैसे ही ईशा और अद्वैत वहां पहुंचे तो रक्षाबंधन की सारी तैयारी शुरू हुई। उन दोनों ने ही ईशा और अद्वैत को राखी बांधी, उसके बाद ध्रुव को राखी बांधी। घर वाले बहुत खुश थे, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। तभी अद्वैत रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए बोला। अद्वैत बोला, क्या चाहिए गिफ्ट में। रुद्राक्षी बोली, आपने सब कुछ दे दिया है भाई, मुझे अभी आपसे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर रुद्राक्षी ने ईशा की तरफ देखा तो ईशा के चेहरे पर गंभीरता बनी हुई थी। ईशा ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर रुद्राक्षी की तरफ देखकर बोली। ईशा बोली, तुम जो चाहती थी वो ज़रूर होगा रुद्राक्षी, पर कभी कभी हमें सब कुछ समय पर छोड़ देना चाहिए। समय हर घाव भर देता है और कभी कभी हम हालातों को वो समझने और पहचानने की भूल कर जाते हैं जो हमें असल में समझना और पहचानना चाहिए। कभी कभी हम हालातों की वजह से सही इंसान को भी गलत समझते हैं और गलत को भी सही। रुद्राक्षी ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्राक्षी बोली, मैं समझ रही हूँ भाभी आपके कहने का मतलब, पर यकीन मानिए मैंने हालातों को समझ कर भी देख लिया है और इंसानों को समझ कर भी देख लिया है। मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। ये सुन ईशा ने रुद्राक्षी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मैं आपके फैसले की इज्जत करती हूँ भाभी, पर कभी कभी हमें सब कुछ नियति पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नियति जब लिखने पर आती है तो वो जो हम चाहते हैं उससे बेहतरीन हमें देती है। जैसे ही रुद्राक्षी ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ईशा बाकी सब बातें करके वहां से सबके लिए खाने की तैयारी करने के लिए जा चुकी थी। रिद्धि भी ईशा की मदद कर रही थी। तो वहीं बाकी सब घर वाले आपस में बातचीत कर रहे थे। रुद्राक्षी अपने कमरे में आई तो उसने देखा अद्वैत भी उसके कमरे में आ चुका है। अद्वैत को अपने कमरे में देख रुद्राक्षी बोली, भाई आप यहाँ। अद्वैत बोला, हाँ तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। रुद्राक्षी बोली, हाँ भाई कहिए। रुद्र ने बात नहीं मानी ना। रुद्राक्षी, वो किसी कीमत पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। रुद्राक्षी ये सुन फिर बोली, वो तो मैं भाभी का चेहरा देखकर ही समझ गई थी। अद्वैत बोला, देख रुद्राक्षी, एक बार सब कुछ भूलकर शांत दिमाग से सोच कर देख। अगर सब ठीक हो जाता है तो तेरे लिए अच्छा है, नहीं होता तो मैं तेरे साथ हूँ। ये मत सोचना कि मैं ज़बरदस्ती तुझे उस रिश्ते में भेजना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैसे तूने मुझे एक बार समझाया था कि सब कुछ भूल कर मैं सिर्फ सामने वाले इंसान के एफर्ट्स, सामने वाले इंसान की फीलिंग्स के बारे में समझूँ, ठीक वही मैं आज तुझसे कह रहा हूँ। एक बार सब कुछ परे रखकर उसे समझने की कोशिश कर। रुद्राक्षी ने सुनकर हाँ में सर हिलाया। तो वहीं अद्वैत अपनी बात कहकर जा चुका था। आज का दिन सबके लिए काफ़ी मज़ेदार था, सब लोग बहुत खुश थे। तो वहीं रुद्र अपने कमरे में यही सोच रहा था कि वो रुद्राक्षी को कैसे मनाए, क्योंकि उसने अद्वैत के साथ शर्त जो लगा दी थी
2 दिन में रुद्राक्षी को घर लेकर आने की। अब उसकी ये शर्त पूरी हो पाती है और वो शर्त जीत पाता है या नहीं, ये तो सिर्फ समय जानता है, और रुद्राक्षी उसकी इस शर्त को पूरी तरीके से अनजान है। क्या होने वाला है इनके रिश्ते का अंजाम, क्योंकि एक आग है तो दूसरा चिंगारी, और दोनों जब एक साथ हो जाएं और भड़क जाएं तो दोनों ही एक दूसरे के लिए तबाही भी ला सकते हैं और एक दूसरे के लिए अधूरे भी हो सकते हैं। खैर, रात बीती, अगला दिन कब हुआ पता ही नहीं चला। रुद्राक्षी अभी कुछ समय इंडिया में ही रहने वाली थी, इसलिए वो सीधे अपने हॉस्पिटल गई। वहाँ उसने थोड़ी बहुत काम देखा और बाकी अपने कामों में लग गई। हालांकि अस्पताल में ईशा भी थी और ईशा की कुछ सर्जरी भी थी, इसलिए ईशा उनमें बिजी थी। अद्वैत आशीष के साथ नए प्रोजेक्ट पर बिजी था। हालांकि वो रुद्र के साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन आशीष ने जब रुद्र को भी इंक्लूड करना चाहा तो मन मारते हुए अद्वैत को रुद्र को इंक्लूड करना पड़ा। पर जब जब वो रुद्र को सामने देखता तब तब उसे वो बातें याद आने लगती जो रुद्र ने उसे एक दिन पहले कही थी। अद्वैत यही सोच रहा था कि रुद्र के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। इस वजह से उसका दिमाग काम पर नहीं लग पा रहा था। वहीं रुद्र अद्वैत की हालत देखकर समझ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो मन ही मन अद्वैत की इस हालत को देखकर बेहद मुस्कुरा रहा था और खुश भी था। क्या होगा कहानी में आगे, जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।